हेलो डियर, वेलकम टू केएसएल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। तो टर्म से ही पता लग रहा है, बायोन्सी जो बायोंट फोर्सेस लगता है फ्लूइड से, और फ्लोटेशन द वेट ऑफ बॉडी एंड जो बायोंट फोर्स लगता है इक्वल हो जाता है। चलिए डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद से फिर इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर कंसेप्ट होता है देखेंगे। तो सबसे पहले जो है बायोन्सी का डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फ्लोटेशन का डेफिनेशन देखेंगे। नाउ तो व्हेन द बॉडी इज सबमर्ज्ड, क्या है, बॉडी जो है हमारे पास वो सबमर्ज्ड है। किस तरीके से? या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली। ठीक है, एक बॉडी है वो किसी लिक्विड में या तो पार्शियली सबमर्ज्ड है, मतलब हाफ बॉडी या फिर हाफ से ज़्यादा, या फिर कम्प्लीटली पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज्ड है। ठीक है। द नेट अपवर्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी इज नोन एज बायोंट फोर्स। जब ये बॉडी जो है फ्लूइड के अंदर या तो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है लाइक दैट, तो जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, एक फोर्स लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, किससे? फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड से इस बॉडी पे। जब भी आप पानी में सिंक करते हो तो आप पे देखते हो आप एक अपवर्ड फोर्स लगता है, तो वो क्या होता है? बायोंट फोर्स होता है, और बॉडी को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है। ओके, सो उस फोर्स को क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स, जिसको कि एफ से डिनोट करते हैं। और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं कि अपवर्ड फोर्स लगाने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं फ्लूइड की? इसको कहते हैं बायोन्सी ऑफ दैट फ्लूइड। बायोन्सी फेनोमेनन जानते हैं इसको। नाउ एक पॉइंट हमारे पास है, एंड इट इज़ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वेट। इसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब कि जो बायोंट फोर्स है वो क्या होता है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होता है। ओके, तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर जो होता है बायोंट फोर्स। इस इक्वेशन को आप याद रखना, दैट इज़ इट इज़ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वेट, मतलब कि जो बायोंट फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वेट के बराबर होता है। क्योंकि जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे फ्लोटेशन में, तो वहाँ पे देखेंगे कि आर्किमिडीज ने ये कहा है कि जो बायोंट फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेस्ड बॉडी वेट, बॉडी के वेट के, मतलब कि जो हमारा बॉडी सिंक कर रहा है उस बॉडी के वेट के बराबर जो है बायोंट फोर्स जो है लिक्विड लगाएगा। अगर फ्लोटेशन का कैसे, मतलब फ्लोट कर रहा है बॉडी, तो ये वाली लाइन वहाँ पे यूज होगी, और इससे पता चलेगा बायोंट फोर्स वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। तो तभी आप छोटे क्लासों में 9th में 10th में ये पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है जितनी वेट ऑफ बॉडी है उतनी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगी। ठीक है, अगर फ्लोटेशन का केस है तब बॉडी फ्लोट करेगा। जितनी वेट ऑफ बॉडी है उतनी वेट की अगर फ्लूइड डिस्प्लेस हो गई तो आपका बॉडी फ्लोट करेगा। लेकिन डायरेक्ट आर्किमिडीज ने नहीं कहा था। आर्किमिडीज ने कहा था कि जितनी वेट ऑफ बॉडी है उतनी अगर बायोंट फोर्स फ्लूइड के द्वारा अप्लाई हुई तो आपकी बॉडी फ्लोट करेगा। और इस वाली लाइन से ये पता चला कि बायोंट फोर्स जो होता है डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस लाइन को आप याद रखना, जब वहाँ पढ़ेंगे तो फिर से एक बार मैं बताऊँगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये किसी लिक्विड के अंदर सिंक कर रहा है, तो जब सबमर्ज हो रहा है यानी सिंक कर रहा है तो इसमें चारों तरफ से प्रेशर फोर्सेस लगेंगे ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, जो फ्लूइड है उसके कारण चारों तरफ से फोर्सेस लगेंगे। तो जो साइड बाय साइड फोर्सेस लगेंगे दोनों साइड से, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे की इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड इक्वल है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट जो अपवर्ड और डाउनवर्ड पार्ट, मतलब ऊपर वाले सेक्शन पे और नीचे वाले सेक्शन पे जो फोर्सेस लगेंगे, प्रेशर फोर्सेस, वो अलग अलग होंगे। जैसे अपवर्ड पार्ट पे अलग होगा, डाउनवर्ड पार्ट पे अलग होगा। इवन एरिया अगर सेम भी है, अगर अपवर्ड पार्ट का एरिया मैं A1 बोल रहा हूँ और डाउनवर्ड पार्ट की एरिया A2 बोल रहा हूँ, अगर A1 इज इक्वल टू A2 भी है
तो प्रेशर अलग अलग होगा, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और हाइट जो है अपवर्ड पार्ट की कम है और डाउनवर्ड वाले की ज़्यादा है, जो नीचे वाली पार्ट है। तो यानी P2 हमेशा P1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। जो तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होने के कारण कौन सी फोर्स लगेगी, बाउंड फोर्स, जिसको कि Fb से बोल रहे हैं, और कितना इसकी वैल्यू होगी, जो फोर्स नेट लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ P2A2 माइनस P1A1, ठीक है। यही तो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर नाउ। अब इसके बारे में एक पॉइंट देखते हैं, दैट इज इट्स, मतलब कि बाउंड फोर्स की इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एंड नोन एज सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है, ये नोन है शॉर्ट में। नाउ तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है कि जो Fv यानी कि बाउंड फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बॉडी के कारण जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है बाहर, अगर कंटेनर है इसमें पूरा फिल है तो जो फ्लूइड बाहर गिर जा रहा है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके उस पॉइंट पे बाउंड फोर्स लगेगा। बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मतलब नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए तो वहीं पे लगेगा। ओके, नाउ तो हमारे पास जो बॉडी है ये कोई फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लगभग जो फ्लूइड की डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक दूसरे के कंसाइड कर रहे हैं फिर आसपास ही। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, बाउंड फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एट पॉइंट बी। तो हमारे पास बाउंड फोर्स अगर वेट ऑफ द फ्लूइड के इक्वल हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो हमारी बॉडी होगी वो फ्लोट करेगी। तो मैं यहाँ पे मॉड क्यों लगाया हुआ हूँ, क्योंकि एफ बी बस किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन तो अब अपोजिट होगा ना, वेट ऑफ फ्लूइड जो होगा डाउनवर्ड एक्ट करेगा या फिर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा और जो बाउंड फोर्स है अपवर्ड एक्ट करेगा, लाइक दैट। तो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और वेट ऑफ फ्लूइड में ऐसे कैसे लिख दिया, डब्ल्यू एफ टी इंटू वॉल्यूम। डब्ल्यू या एफ डी क्या है यहाँ पे, यह है स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी बोलो, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट। ओके, तो इसको और क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। तो ना वो कैसे आया, जैसे आप जानते हो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी mg। अब इसमें क्या करो, ऊपर भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो दोनों वॉल्यूम से। अब आपके पास पता है मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो मास अपॉन वॉल्यूम जी, और क्या आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज़ पता है, रो जी क्या होता है, ये होता है डब्ल्यू, दैट इज़ वेट डेंसिटी, ओके, इनटू वॉल्यूम रह जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कहाँ से आया, वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ आपने एक चीज़ देखा होगा कि हाइड्रोस्टेट्स जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप पढ़ रहे थे कि जो इस बॉडी के या फिर इस कर्व के ऊपर की डायरेक्शन में जितना फ्लूइड का वेट होगा उतना ही जो वर्टिकल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज़ एफ वी। तो वर्टिकल फोर्स से डाउनवर्ड लग रहा है इस पार्ट पे, बट इसके जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है आपका बायोन्सी फोर्स लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेम अपोजिट टू द वर्टिकल फोर्स या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रेशर फोर्स, ठीक है। और ये जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है एफ बी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ फ्लूइड के इक्वल होगा, ठीक है। वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। नाउ अब एक कंसेप्ट देखते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए। जैसे कि हमारे पास एक कोई सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जी पे है और इसकी टोटल हाइट h है, लेकिन ये स्मॉल हाइट h तक ही जो है सबमर्ज्ड हो रही है, ठीक है। यानी कोई हाइट स्मॉल h है वहीं तक सबमर्ज्ड हो रही है, ठीक है। तो इस पे जो यहाँ पे डाउनवर्ड
तरफ से फोर्सेस लगेंगे या फिर यहाँ पे डाउन, सबसे डाउन पार्ट, निचले पार्ट पे इसका जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस का जो डेप्थ है या इसका तो रो जी और स्मॉल एच। ठीक है, यहाँ पे ये जो है प्रेशर लगेगा, फोर्स निकालना होगा तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके नाउ तो सेम वैसा ही यहाँ पे किया हुआ है। अब एक चीज़ आपको पता है, अगर P एटमॉस्फेरिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, P एटमॉस्फेरिक को 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, यही तो होगा ना बाउंड फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर वाले पार्ट से और माइनस नीचे वाले पार्ट से। तो यहाँ भी P एटमॉस्फेरिक है, यहाँ भी P एटमॉस्फेरिक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोला 0 कर दें P एटमॉस्फेरिक को। तो हमारे पास जो बाउंड फोर्स बच जाएगा रो जी एच। ओके, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना वो। तो इसी वाले पार्ट पे अगर हम कंसीडर करें, इसको लाएं तो इसकी हाइट क्या थी, स्मॉल एच, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग में कितनी पे होगी, इसके हाफ पे h/2 पे, तो स्मॉल h/2 पे। नाउ अब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड निकालना है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट कितना कैसे निकलता है, रो एफ जी, और दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू जी, और h इससे क्या निकलेगा आपका, h से वॉल्यूम, रो एफ जी, ये क्या होगा W के लिए, और AH फॉर वॉल्यूम। ओके, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा नाउ। तो ये किसके इक्वल होता है, बाउंड फोर्स के। तो जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है किसके इक्वल होगा, बाउंड फोर्स के इक्वल होगा। नाउ अब फ्लोटेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो फ्लोटेशन का कंसेप्ट जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाता है, मतलब आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम द बाउंड फोर्स ऑन द बॉडी एंड द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल। जब बाउंड फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे और वेट ऑफ द बॉडी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, देन द बॉडी इज़ डिफाइंड एज फ्लोटिंग बॉडी, मतलब बॉडी जो होगा उस लिक्विड पे फ्लोट करेगा। एंड द प्रिंसिपल इज़ नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको वहीं बता रहा है कि जो बाउंड फोर्स है वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जा रहा है। बाउंड फोर्स बीच में आपका एक लिंकिंग टर्म की तरह आ रहा है कि बाउंड फोर्स यहाँ लिंक कर रहा है वेट ऑफ बॉडी से, ऊपर वाले लाइन में मैं जिसको बोला था याद रखना, वहाँ बाउंड फोर्स वेट लिंक कर रहा था वेट ऑफ द फ्लूइड से। ओके, यहाँ वेट ऑफ द बॉडी से बाउंड फोर्स लिंक हो रहा है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द फ्लूइड दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएगा आफ्टर कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों बाउंड फोर्स से लिंक है फॉर फ्लोटिंग बॉडी। तो बाउंड फोर्स इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है इन केस ऑफ जब बॉडी फ्लोट कर रहा है, जो लिक्विड है या फिर जो फ्लूइड है। तो वहीं हम 9th क्लास में डायरेक्ट इन दोनों का ही लिंकिंग पढ़ते हैं, वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द फ्लूइड। वहाँ पे बायोन्सी का कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ना होता है, तो बायोन्सी का कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली वहीं आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लॉ है आर्किमिडीज लॉ, वेट ऑफ द बॉडी और बाउंड फोर्स के बीच में है। नाउ जैसे कि हमारे पास कोई एक बॉडी है और इसकी डेंसिटी है रो बी बॉडी की, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो एफ, और जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। तो ये क्या होगा, अगर इसको इस फ्लूइड में डालेंगे तो सबमर्ज हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है तो नीचे की तरफ जाना चाहेगा जो बॉडी है फ्लूइड में। तो अगर इस बॉडी पे यहाँ पे फोर्सेस कैलकुलेट करें तो कौन सा ऊपर की तरफ लग रहा है बाउंड फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट। किसका वेट, बॉडी का वेट। ओके, तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पे जो बाउंड फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है, जैसे कि ऊपर हमने बायोन्सी कंसेप्ट में देखा था, बाउंड फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कैसे निकालते हैं। दैट इज़ अ स्पेसिफिक वेट, दैट इज़ वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से करके निकाल लेते हैं। नाउ वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ बॉडी, अगर दोनों को हम भी कंसीडर करें, मतलब इक्वल कंसीडर करें, तो हमारे पास अगर वेट ऑफ फ्लूइड निकालना होगा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ W ऑफ फ्लूइड इंटू V, और अगर वेट ऑफ बॉडी निकालना होगा तो W B इंटू
V आ जाएगा। WB क्या है? वेट डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी। नाउ वेट डेंसिटी को कुछ ऐसे तोड़ें तो rho v g इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हमें एक चीज़ पता है कि जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा है, तो इसमें अगर दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई करें तो कोई आपको फ़र्क, दैट मीन्स दैट rho v g इज़ ग्रेटर देन rho f g। ओके, अगर फिर वॉल्यूम भी इक्वल है तो दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क, तो वहीं हमने यहाँ पे लिख रखा है सेम उसी तरीके से कि ना rho b g v इज़ ग्रेटर दैन rho f इंटू g इंटू v से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स दैट वेट ऑफ द बॉडी जो होगा ग्रेटर होगा वेट ऑफ द फ्लूइड से। ठीक है, दैट मीन्स दैट वेट ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं हम? वेट ऑफ b शॉर्ट में, और वेट ऑफ फ्लूइड को ऊपर की लाइन में आपने पढ़ा था किसके बराबर होता है? बाउंड फोर्स के बराबर होता है। तो जो वेट ऑफ बॉडी है वो ज़्यादा है बाउंड फोर्स से, तो इस केस में क्या होगा? सिंक कर जाएगा ये जो हमारा बॉडी है। तो वहीं तो मैं पहले ही बोला था कि ज़्यादा अगर डेंसिटी है तो सबमर्ज कर जाएगा, तो इसी का आपने देख लिया यहाँ पे कि कैसे निकल रहा है कि वेट ऑफ बॉडी ज़्यादा हो जा रहा है बाउंड फोर्स से, तो ये सिंक कर जा रहा है। ओके, नाउ इन केस अगर ऐसा होता कि जो वेट ऑफ बॉडी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता जो वेट ऑफ द फ्लूइड था, दैट इज़ बाउंड फोर्स था। ओके, कैसे होता ये? कब होता? जब हम वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इसको इंक्रीज करते, कोई भी मेथड लगा के जो फ्लूइड की वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रही है उस बॉडी के उसमें सबमर्ज होने के चलते, सिंक होने के चलते, या फिर उसमें डालने के आने के चलते, फ्लूइड एक बकेट में भरा हुआ, इसमें एक बॉडी डाला गया, तो इसके आने के चलते जो वेट ऑफ फ्लूइड है उसको किसी तरीके से इंक्रीज करे। कैसे? इसकी जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रही है फ्लूइड की उसको इंक्रीज करके कैसे भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ज़्यादा हो, हमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो सर्कुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट था तो इसको अब नाउ कुछ इस शेप में बना देते हैं तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगी कि हाइट तो वहीं रहेगा h, लेकिन जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, तो एरिया जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब पहले इतना ही एरिया था, अब ये एरिया इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, उतना ही मास में। तो हमारे पास अगर ये कंडीशन आता कि वेट ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू बाउंड फोर्स हो जाता, तो हमारे पास बॉडी जो है फ्लोटिंग कंडीशन में कहलाती। जैसे कि हमारे पास दो फिगर्स जो है जो मैंने बना रखा है कि कैसे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड को इंक्रीज करेंगे। जैसे मैं बताया था कि बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से बना दें तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो रहा है कि एरिया जो है इस बॉडी की इंक्रीज कर रहे हैं फाइनली। तो हमारे पास जो बाउंड फोर्स है वो क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो आपको पता है rho g h, और एरिया की जगह पे तो rho g तो होना वो को तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो बॉडी का डेंसिटी है और जो g है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है। और h जो है उसको आप ज़्यादा अल्टर कर नहीं सकते क्योंकि उसको जितना जिस शेप में है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे तक डूबेगा ही, मतलब पानी में वो जो बॉडी है उतना तक सिंक करेगा ही जितना पार्ट तक करना होगा एज पर इट्स वेट। तो एरिया को इंक्रीज करेंगे उतना ही एच की वैल्यू घटेगी, उतना ही कम सिंक करेगा और फ्लोट करेगा बॉडी। ओके, नाउ इस केस में अगर हम ऐसा किए हैं एरिया को कुछ कम कर दें नीचे वाली एरिया को, तो जो हमारी हाइट है वो इंक्रीज हो गई है, हाइट बढ़ गई है। ओके, या फिर डेंसिटी को अगर फ्लूइड की डेंसिटी को अगर डिक्रीज करते हैं जैसे रिवर्स के केस में, तो यहाँ पे भी जो बॉडी है वो ज़्यादा सिंक कर जाएगी। नाउ ये एक IAS का क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड है, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है। IES में भी जनरली ऐसे ही आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था IAS का, उसमें आया था ये कंसेप्ट कि अगर दो हमारे पास कोई फुल्ली फिल्ड टैंक्स हैं और ऊपर से ये ओपन है, तो एक टैंक में हम क्या कर रहे हैं कि आयरन की एक बॉल डाल रहे हैं जिसकी कि मास m है, और दूसरे में वुड की एक बॉल डाल रहे हैं जिसकी कि मास उसकी भी m डैश है, इसकी m है। ओके, तो ये आयरन की बॉल क्या कर रहा है? सिंक हो जा रहा है, और जो फ्लूइड का बॉल है ऊपर, वुड का जो बॉल है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। ओके, और इसके सिंक होने के कारण जो वेट ऑफ लिक्विड है
यानी कि वाटर वो बाहर की तरफ स्पिल आउट हो जा रहा है, स्पिलेज हो जा रहा है इसका। तो जो डेंसिटी है आयरन की वो ज़्यादा है वाटर से, तो क्या करेगा, नीचे में सिंक हो जाएगा। अगर वेइंग मशीन पे इसको वेट कर रहे थे पहले, तो बॉल डालने के पहले जो वेट था उससे वेट क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसी वेइंग मशीन पे। और इसको भी वेइंग मशीन पे वेट कर रहे थे बिफोर पुटिंग बॉल इनटू दैट कंटेनर और आफ्टर पुटिंग बॉल इनटू दैट कंटेनर। तो इस केस में क्या होगा, जो वेट है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या फिर इक्वल रहेगा। तो इस केस में ये फ्लोटेशन का केस है, तो इसमें वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बाउंड फोर्स होगा, बाउंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, दैट इज फाइनली क्या होगा, जितनी वेट ऑफ बॉडी है उतनी वेट की फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। तो जितनी वेट आई उतनी वेट बाहर चली गई, तो ये फ्लोट कर रहा है। दैट मीन्स दैट इस वेइंग मशीन पे जो वेट काउंट करेगा वो सेम रहेगा वेट का काउंट। लेकिन आयरन वाले केस में ऐसा हो रहा है कि वेट ऑफ जो बॉडी है वो कुछ ज़्यादा ही है, वेट ऑफ बॉडी वेट ऑफ फ्लूइड से, ओके, तभी तो सिंक कर जाएगा। तो इस वाले केस में जो है वेइंग मशीन ज़्यादा रीडिंग शो करेगी। अब इसको कंबाइन करके अगर एक केस बनाए कि वही ऐसा टैंक ले जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं हो, पार्शियली फिल्ड, और इसमें एक आयरन का भी बॉल डालें और एक वुड का भी डालें, तो इसमें पानी जो है बाहर की तरफ स्पिल आउट नहीं हुआ। तो इसका तो आपको ऐसे ही पता है कि जो वेट होगा जितना आयरन और वुड का उतना ही वेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो वेइंग मशीन होगा इंक्रीज्ड वेट शो करेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ इस लेक्चर में इतना ही, एंड थैंक यू।